बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बिलाल? हेलो, कैन यू हियर मी? Yes. So any queries till now? No. All right. आज हम ये वाला चैप्टर करेंगे, चैप्टर 7, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। What do you understand by this term corporate governance? कॉर्पोरेट गवर्नेंस यानी कि बोलिए। गवर्नेंस यानी कि आपस में मिलके काम करना इस तरीके से। And what is social responsibility? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि इन्वायरमेंट में जैसे पोल्यूशन हो रही है तो उसका ख्याल रखें, इस तरीके की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। ओके, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या मतलब है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस मींस कॉर्पोरेट, नंबर 1, कॉर्पोरेट वर्ल्ड। कॉर्पोरेट वर्ल्ड यानी कि कंपनीज वगैरह। गवर्नेंस, गवर्नेंस का मतलब है बागडोर, ठीक है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी जगह की बागडोर किसके हाथ में है, तो वो मामला कैसे चल रहा है, मैनेजमेंट कैसे हो रही है, हाउ इज द कंपनी बीइंग रन, हाउ is the company being run, इसे कहते हैं गवर्नेंस। नेक्स्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि इन्हीं कंपनीज का सोसाइटी की तरफ क्या जिम्मेदारी है, इन कंपनीज की सोसाइटी की तरफ क्या जिम्मेदारी है। मतलब कंपनीज कहीं मार्स या जुपिटर या वीनस में तो काम नहीं कर रहे हैं ना, इसी प्लैनेट अर्थ में रहकर काम कर रहे हैं, इसी प्लैनेट अर्थ की रिसोर्सेस का इस्तेमाल कर रहे हैं एंड रिसोर्सेस को डिप्लीट कर रहे हैं। तो इनका फर्ज बनता है कि ये उसी कम्युनिटी को, उसी सोसाइटी को पे बैक करें किसी ना किसी शक्ल में। मोर ओवर कंपनीज में मशीनरी काम हो रहा है, टेक्निकल, केमिकल, हर तरह का काम हो रहा है, जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है। तो अब इस नुकसान को मिनिमाइज करने के लिए या फिर इसको कंपेंसेट करने के लिए व्हाट इज द कंपनी डूइंग, what is it doing for its society, what is it doing for its environment, what is it doing for its community, किस तरह पे बैक कर रहे हैं, दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको पता है कि कंपनीज में स्पेसिफिकली गवर्नमेंट की तरफ से एंडोर्स किया जाता है कि आप अपना CSR बजट बनाएं। व्हाट इज CSR? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका अलग से बजट निकाला जाता है कि हम इस साल CSR में किस तरह सोसाइटी को पे बैक करेंगे, क्या फलाई काम करेंगे, पब्लिक की वेलफेयर के लिए, एनवायरनमेंट की बेहतरी के लिए, कुछ भी चाहे। अब उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, चाहे तो प्लांटेशन कर लें, चाहे तो अपने जो वाटर पोल्यूशन क्रिएट किया है वाटर को साफ करें, या कोई ऐसा इंसिनरेटर इंस्टॉल करें कि जिससे तमाम तर वेस्टेज वो वहीं पे इंसिनरेट कर दिया जाए, ना कि उसे एनवायरनमेंट में डिस्पोज ऑफ किया जाए। They have to take some steps. They have to take, and there are several possibilities. They can do whatever they feel like. They can go to a charity, they can pay or support a charity. And there are so many other ways they can use this budget to pay back to the community. It's up to them. But they have to take out this budget. They have to. It's compulsion by law. It's compulsory by government. अच्छा जी, ये था CSR।
अब ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? दरअसल कई सालों पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई खास वजूद ना था। हर कंपनी अपने मुताबिक कंपनी चला रही थी, कारोबार कर रही थी, बिजनेस कर रही थी। पता ये चला कि कुछ बड़ी बड़ी नामी ग्रामी कंपनीज ने पब्लिक का पैसा एज अ कैपिटल शेयर मार्केट में, जाहिर है उन्होंने अपने शेयर्स इशू किए, पब्लिक ने शेयर्स खरीदे, तो पब्लिक का अच्छा खासा पैसा जो कंपनीज ने एज अ कैपिटल रेज किया था, वो डायरेक्टर्स उस कंपनी में करप्शन करके सारा का सारा पैसा लेकर भाग, इनफैक्ट डुबो दिया, वो रिकवर ना हो सका। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की कंपनीज थी जिन्होंने ऐसा किया। लिहाजा आपको तो पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो अपने आवाम के लिए बहुत कंसर्न्ड होती हैं, तो उनको हो गई फिक्र। उन्होंने कहा ये क्या बात है, मतलब डायरेक्टर ने धोखा भी दे दिया और किसी को पता भी नहीं चला, और इतना सारा पैसा वो लेकर भाग गया, या इतना सारा पैसा उसने डुबो दिया, बैंकरप्ट हो गई कंपनी और इरिकवरेबल है। तो पब्लिक की सेफ्टी का क्या? पब्लिक ने तो बड़ा एतमाद से अपनी इन्वेस्टमेंट की थी ना, और बड़ी सेविंग्स के साथ मेहनत से कमा कर, और पब्लिक का पैसा यूं डुबो दिया। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, ये नहीं चलेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स बनाएंगे, और वो रूल्स कंपनीज को लाजमी फॉलो करने पड़ेंगे। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स बने, और फिर अब हर कंपनी को ये कंपल्शन है कि उसने ये रूल्स या इस फ्रेमवर्क के मुताबिक कारोबार करना है, इस फ्रेमवर्क में रहते हुए अपने काम, अपने मामलात को चलाना है। ठीक, तो इसकी शुरुआत यहाँ से। All right, now we have 6 topics to be covered, and we have done a good discussion about these 2 topics. So we will be going through all the topics a little bit fast. Okay, please read this definition. Most corporate governance reports are based around the principles of integrity, accountability, independence, and good management. But there is a disagreement on how much these principles need to be supplemented by detailed rules. क्या कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट्स तैयार करनी होती हैं, और ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट, जाहिर है पूरा साल काम किया तो फिर इसके ऊपर रिपोर्ट इशू होगी ना, तो वो रिपोर्ट किस बेस पर या किन उसूलों पर बनी होनी चाहिए? नंबर 1 इंटेग्रिटी, नंबर 2 अकाउंटेबिलिटी, नंबर 3 इंडिपेंडेंस, नंबर 4 गुड मैनेजमेंट। But there is disagreement on how much these principles need to be supplemented by detailed rules. कि मतलब अच्छा ये सब चीजों का तो ख्याल रखना ही है, मगर गवर्नमेंट ने कुछ बारीक रूल्स भी दिए हैं, तो वो रूल्स कौन से हैं और वो कितने ज्यादा हैं, और उस पर हमारा अमल करना कितना जरूरी है। इंटेग्रिटी का क्या मतलब है बिलाल? जी, यानी कि साफ दयानत, इस तरीके का कुछ मतलब है। इंटेग्रिटी यानी कि आपके अंदर ऑनेस्टी एज अ कैरेक्टर पाया जाता है, ट्रांसपेरेंसी एज अ कैरेक्टर पाया जाता है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था दैट बीइंग ऑनेस्ट, एक दिन हम सच्चे हो सकते हैं, दूसरे दिन झूठे हो सकते हैं, यस और नो? आज का दिन मैंने बड़ा सच्चाई से गुजारा, आई वाज सो ऑनेस्ट with all my students, with all whatever, whichever people I met, I was very quite honest with them for today. But integrity is when I'm honest as in my nature, my character, my attribute. I'm transparent, not today but always. Okay, I'm integral on my principles. मैं उसूल पसंद हूँ, मैं इंटेग्रिटी को पसंद करती हूँ। इंटेग्रिटी मतलब मैं ऑनेस्ट हूँ, एंड फॉर एवर एंड ऑल टाइम्स। अब इमरान खान का क्या
कैरेक्टर है या क्या उसकी एक एट्रीब्यूट है. इंटेग्रिटी, मे भी उसकी कुछ कमजोरियां होंगी पॉलिटिकल एस्पेक्ट से, मे भी उसकी कुछ और कमजोरियां होंगी किसी और हवाले से, मगर वो किस बिना पर आज खड़ा है और उसको इतनी सपोर्ट क्यों की जा रही है? बिकॉज ऑफ दिस, because people find him to be integrate. People find him to be honest all the time. They have seen his life, his entire life. People have found him to be transparent. People have found him to be loyal. This is the key most characteristic कि जिसकी वजह से वो आज भी survive कर रहे हैं. Despite of all the, you know, things which were not liked by the public as well about him regarding his political policies and so on and so forth. Accountability, जवाबदेही, हमें जवाबदेह होना है. Being a Muslim, being a ईमान वाला believer, we always keep it in our conscience then that we are accountable to our Creator. We are accountable to Him, and उसको जवाब देने के डर से या उसको जवाब देने की जिम्मेदारी महसूस करने से we try to adopt all the good values that have been taught to us by our religion, by our parents, by the society. Why? Because we feel accountable towards the Creator. We believe that He is watching us all the time. He is watching our each and every amal, each and every action. He knows each and every thought that we think. So we are accountable. तो हमें यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है कि भाई आप कंपनी चलाने जा रहे हो, you are accountable. आप जिम्मेदार हो, आप जवाबदेह हो. किसको? पब्लिक को, जिससे भी आपने पैसे लिए हैं कारोबार करने के लिए, आप उसको जवाबदेह हो. Next, independence. Independence means you are unbiased. Unbiased. Unbiased का क्या मतलब है बिलाल? यानी कि किसी साइड पर नहीं है या न्यूट्रल है. Exactly. Unbiased मतलब किसी के प्रेशर में नहीं, किसी के प्रेशर में नहीं है, किसी की अनड्यू फेवर नहीं करते. अनड्यू फेवर, अनड्यू फेवर यानी कि वो शख्स हक पर नहीं है फिर भी हम उसकी फेवर कर रहे हैं. क्यों भाई? प्रेशर है, लोग क्या कहेंगे. प्रेशर है, वो पार्टी हमें निकाल देगी. प्रेशर है, उसने हमें धमकी दी हुई है. So independence. So every corporate governance, that means the board of directors must work independently, unbiasedly, not under any kind of undue pressure. Next, good management. Good management we all know. All right, moving ahead. Please read this. What is corporate governance? Corporate governance is a system by which organizations are directed and controlled by senior officers. Corporate governance is a system by which organizations are directed and controlled by senior officers, of course. Senior officers means your senior directors, senior officers, okay? Okay, let's go through one by one the principles of corporate governance. So what are the principles of corporate governance? Principle number 1, please read. The corporate governance framework should be promote transparent and fair market and the efficient allocation of resources. It should be consistent with the rule of law and support effective supervision and enforcement. All right, उसूल नंबर 1 क्या कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. नंबर 1, कोई चीज छुपाओ नहीं. जब आपने पब्लिक से पैसा लिया हुआ है तो छुपाना क्या है? बताओ, रिपोर्ट्स दिखाओ, स्टेटमेंट्स मत दिखाओ, बताओ कि तुमने पैसा कहाँ खर्च किया. छुपाने की क्या बात है? जब आपकी दाढ़ी में तिनका होगा तभी तो आप छुपाओगे ना. जब आपके दिल में चोर होगा तभी तो चीजें छुपाई जाती हैं. तो छुपाने की क्या बात है? बी ट्रांसपेरेंट. फेयर मार्केट्स. फेयर मार्केट्स यानी कि मार्केट में फेयर रेट्स फेंकें अपने प्रोडक्ट्स के, सर्विसेज के. देन एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज.
प्लीज 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 कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रिंसिपल्स में से ये सबसे अहम नुक्ता है कि आप अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एलोकेट करें। डू नॉट वेस्ट, डू नॉट वेस्ट। क्यों? क्योंकि ये मुल्क के रिसोर्सेज हैं। ये अगर आपने जाया कर दिए तो जाया हुआ का मतलब कोई और इस्तेमाल कर लेता, किसी और काम आ जाते। सो प्लीज डू नॉट वेस्ट, दैट्स व्हाट दे एक्चुअली वांट टू एम्फसाइज। It should be consistent with the rule of law and support effective supervision and enforcement. Supervision लाजिम है, ठीक है, सुपरविजन लाजिम है एंड एनफोर्समेंट लाजिम। सुपरविजन यानी कि नजर, कड़ी नजर, क्योंकि डायरेक्टर्स पे भरोसा नहीं किया जा सकता एज पर द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कुछ लोगों को भेजती है इस मैनेजमेंट में ताकि पता चले कि भाई ये लोग सही काम कर भी रहे हैं या पागल बना रहे हैं, एक के सर पे टोपी दूसरे सर पे पहना रहे हैं। एनफोर्समेंट यानी कि जो रूल्स असूल हैं उस पे अमल दरामद हो रही है, यानी इम्प्लीमेंटेशन एनफोर्समेंट हो रही है या फिर नहीं। ओके, प्रिंसिपल नंबर 2। The corporate governance framework should perfect and facilitate the exercise of shareholder rights and ensure the equitable treatment of all shareholders, including minority and foreign shareholders. All shareholders have opportunity to obtain effective redress for violation of their rights. क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है उसे चाहिए कि वो जो शेयर होल्डर्स हैं उनके राइट्स दे उन्हें, और इंश्योर करे कि बराबरी के हिसाब से शेयर होल्डर्स की ट्रीटमेंट हो रही है, उसमें वो मिनॉरिटी भी हो और बाहर के शेयर होल्डर्स भी हो। राइट, तो तमाम शेयर होल्डर से एक बराबर ट्रीटमेंट किया जाए। ऐसा नहीं कि किसी के साथ किसी को फेवर दे रहे हैं और किसी के साथ ज्यादती हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तमाम शेयर होल्डर्स आपके शेयर होल्डर्स हैं, आपके मेंबर्स हैं, आपको उनका ख्याल रखना है। ऑल शेयर होल्डर शुड हैव द अपॉर्चुनिटी टू ऑब्टेन इफेक्टिव रिड्रेस फॉर वायलेशन ऑफ देयर राइट्स। और हर शेयर होल्डर के पास ये राइट है कि अगर उसे ऐसा फील हो रहा है कि उसके राइट्स वायलेट किए जा रहे हैं तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, वो कंपनी से शिकायत कर सकता है, उसको पूरा हक है। नेक्स्ट, अच्छा याद रखें कि ये प्रिंसिपल्स क्यों बनाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये प्रिंसिपल्स कौन बना के दे रहे हैं? बिलाल, ये प्रिंसिपल्स कौन बना के दे रहे हैं? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बना के दे रही है। और ये क्यों बन रहे हैं? इसलिए कि वो फ्रॉड ना हो सके, लोगों के पैसे ना जाए हो। एग्जैक्टली, ताकि शेयर होल्डर्स कैपिटल इज सेफ और इज इन सेफ हैंड्स टू इंश्योर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए प्रिंसिपल नंबर 3। The corporate governance framework should provide sound incentive throughout the investment chain and provide for stock market to function in a way that accountable to good corporate governance. क्या कह रहे हैं? The corporate governance framework should provide sound incentives throughout the investment chain and provide for stock markets to function in a way that contributes to good corporate governance. क्या कह रहे हैं? प्रिंसिपल नंबर 3 कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क प्रोवाइड करनी चाहिए क्या? साउंड इंसेंटिव्स, ताकि इन्वेस्टमेंट चेन, थ्रू आउट द इन्वेस्टमेंट चेन एक इंसेंटिव बेस्ड प्रोजेक्ट प्रमोट किया जाए and provide for stock market to function in a way that contributes to good corporate governance. अक्सर देखा जाता है कि स्टॉक मार्केट में भी बैठे बिठाए ब्लैकमेलिंग हो रही होती है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही होती है, अंडर द टेबल काम हो रहा होता है। तो स्टॉक मार्केट्स को भी रेगुलेट करना ये भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंडर ही फॉल होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट्स भी रेगुलेटेड हो। प्रिंसिपल नंबर 4।
पढ़िए। The corporate governance framework should recognize the rights of shareholders established by law without mutual agreement and encourage active cooperation between cooperatives and shareholders in creating wealth, jobs, and substantially or financially sound enterprises. क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को चाहिए कि वो शेयर होल्डर राइट्स का ख्याल करे जो कि लॉ से बनाए गए हैं या फिर उनकी म्यूचुअल जो उनके एग्रीमेंट्स हुए हैं उससे, ताकि वो अपनी वेल्थ बढ़ा सकें, लोगों जॉब्स मिल सके। Right. Should recognize should recognize the rights of stakeholders established by law or through mutual agreements and encourage active cooperation between corporations and stakeholders. तो बेसिकली क्या हो रहा है कि दे आर सेइंग कि भाई स्टेक होल्डर्स के कुछ राइट्स हैं, उनको रिस्पेक्ट करें, रिकॉग्नाइज करें एंड स्टेक होल्डर्स के साथ सुलह का मामला रखें। सुलह यानी मोहब्बत, भाईचारे के साथ म्यूचुअल अग्रीमेंट्स रखें एंड देन एनकरेज एक्टिव कोऑपरेशन। यानी शेयर होल्डर्स अगर बीच में अड़ंगा डालेंगे काम के, कारोबार के, बार बार डायरेक्टर्स को कुछ आके बोलेंगे या डायरेक्टर्स के जो भी फैसला वो लेना चाह रहे हैं, स्ट्रैटेजीज पे चलना चाह रहे हैं, उसमें आगे वो रुकावटें डालेंगे तो फिर कंपनी नहीं चल सकती। तो ये बहुत जरूरी है कि स्टेक होल्डर्स और डायरेक्टर्स दोनों एक पेज पर, ठीक है, क्योंकि स्टेक होल्डर्स को क्या कहा जाता है? दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर्स को क्या कहा जाता है? दे आर द एजेंट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, एजेंट्स ऑफ शेयर होल्डर्स एंड कंपनी, ठीक है। तो ये जो इन दोनों का सेम पेज पर होना बहुत जरूरी है, और अगर ये सेम पेज पर नहीं है तो फिर मुश्किलात आएंगी, कारोबार सही से नहीं हो सकेगा, रुकावटें आएंगी, चीजें डिले हो रही होंगी। तो कहा यह जा रहा है कि भाई भाईचारे से, म्यूचुअल एग्रीमेंट से उनको साथ लेकर चलो, उनको साथ लेकर चलो। प्लस मेन ऑब्जेक्टिव क्या कहा जाता है कंपनी का कि क्या है कि उसको मैक्सिमाइज करना है शेयर होल्डर वेल्थ को। जब मैक्सिमाइज करना है शेयर होल्डर वेल्थ को तो फिर शेयर होल्डर्स को तो खुश होना चाहिए, लेकिन अगर शेयर होल्डर्स को लग रहा है नहीं, उनके राइट्स को रौंदा जा रहा है और उनको ऐसा फील नहीं हो रहा कि उनके हक में कोई बेहतरी हो रही है या उनकी वेल्थ को क्रिएट करने की बात हो रही है, तो वो जाहिर है बीच में फिर अड़ंगा तो डालेंगे ना, ये उनका हक है, ये उनका राइट है। अच्छा, जॉब्स क्रिएट करना, सस्टेनेबिलिटी ऑफ फाइनेंस क्रिएट करना, ये बहुत जरूरी है और ये सब कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क का हिस्सा है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल नंबर 5 पढ़िए। The corporate governance framework should ensure that timely and accurate disclosure is made on all material matter regarding the corporation, including the financial situation, performance, ownership, and governance of the company. क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नमेंट्स को चाहिए कि टाइम के ऊपर चीजें बता दे जो कि इम्पोर्टेंट है और जो कि कॉर्पोरेशन से मुताबिक, यानी कॉर्पोरेशन की चीजें जिसमें फाइनेंशियल सिचुएशन, उनकी परफॉर्मेंस, ओनरशिप और गवर्नेंस है। So the corporate governance framework should ensure that timely and accurate disclosure is made. Disclosure again being transparent. Disclosure कहाँ होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होता है कि आप डिस्क्लोज करें मैटर्स को, आप छुपा छुपा के ना रखें, आप बताएं लोगों को, आप कॉन्फिडेंस मिले अपने शेयर होल्डर्स को, एंड देन यू गो अहेड विद द डील। Is made on all material matters regarding the corporation, including the financial situation. Even यहाँ तक के financial situation के बारे में भी डिस्कस करें कि अभी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, ओनरशिप क्या है, गवर्नेंस ऑफ द कंपनी किसके हाथों में है, कौन चला रहा है, कैसे चल रहा है। तो ये सारी बातों का डिस्कस करना, डिस्क्लोज करना जरूरी। एंड द लास्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल नंबर 6, The corporate governance framework should ensure the strategic guidance of the company, the effective monitoring
of management of by the board and the board accountability to the company and shareholders. क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो इंश्योर करे कि जो स्ट्रेटेजिक गाइडेंस कंपनी की और इफेक्टिव मॉनिटरिंग मैनेजमेंट की बोर्ड की तरफ से, और जो बोर्ड जो है वो अकाउंटेबल होगा कंपनी को और शेयर होल्डर्स को। यस, तो आप देख रहे हैं कि वही सारे नुक्ते जो हैं बार बार हर शक्ल में बयान किए जा रहे हैं। ठीक है, राइट्स ऑफ शेयर होल्डर का ख्याल रखना, शेयर होल्डर की वेल्थ को इनहेंस करना, सस्टेनेबल फाइनेंशियली बैकग्राउंड क्रिएट करना, हम आहंग होके काम करना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, एंड मोर ओवर नजर रखना, सुपरवाइज करना, मॉनिटर करना, ट्रांसपेरेंट होना, डिस्क्लोज करना मामला को, यही सारे घुमा फिरा के बातें हो रही हैं। और ये 6 प्रिंसिपल्स हैं जो हमें कौन दे रहा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फ्रेमवर्क। ओके, मोरओवर देयर आर अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये कौन से एलिमेंट्स हैं? ये वही सारी बातें जो अभी हम कर चुके हैं, अलग अलग अंदाज से की गई हैं। अकाउंटेबिलिटी, अप्लाई द स्पिरिट, फ्रेमवर्क, एथिकल एंड इफेक्टिव, ओवरऑल परफॉर्मेंस, रिडक्शन ऑफ रिस्क, वही सारी बातें हैं। इसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा। एक्सटेंसिव अब्यूजेस have led to a variety of measures intended to improve the quality of corporate governance. Extensive abuses से क्या मुराद है बिलाल? What do you understand by this term, extensive abuses? ओके, एक्सटेंसिव अब्यूजेस यानी कि आप किसी चीज को यूज करते हैं या अब्यूज करते हैं। यूज करना यानी उसका हक अदा करना, उसका शुक्र अदा करना, उसको सही अप्लाई करना। अब्यूज करना यानी नाशुक्री करना, उसको मिस हैंडल करना, उसको अपने जाती मफाद के लिए इस्तेमाल करना। दैट इज अब्यूज। You must have heard that people, when they get authority and position, they misuse it or abuse it, right, for their selfish purposes. उसका वही मतलब है कि भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस में अगर एक्सटेंसिव अब्यूज हुए तो फिर क्या होगा? The development of accounting standards has been driven in part by the need to prevent abuses. Accounting standards इसीलिए इजाद किए गए कि ताकि ये अब्यूजेस मिनिमाइज किए जा सके। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यानी कि अकाउंटिंग के रूल्स कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे होगी, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग कैसे होगी, ये तमाम रूल्स हमें कौन बताते हैं? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, IASB। ये हमें बताता है कि आपने कौन कौन से रूल्स को फॉलो करने हैं अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते हुए। तो ये क्यों बनाए गए? ताकि लोग एक्सटेंसिव अब्यूज ना करें। The various professional bodies all have their own codes of professional conduct. Codes of professional conduct हमने ये देखा था कॉपी एंड फांसी, अगर आपको याद हो तो। अच्छा, ये शायद आपको याद ना हो। कॉपी इज द एथिकल conduct, code of conduct. C for confidentiality, O for objectivity, P for professional behavior, P for professional behavior, professional competence and due care, and I for integrity. ये 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 कोड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट हैं जो कि हर अकाउंटिंग बॉडी, प्रोफेशनल बॉडी देता है कि भाई आपको ये एथिक्स मेंटेन करने हैं, इन एथिक्स के साथ काम करने हैं और चलने। A series of major financial scandals हो चुके हैं पास्ट में, has led to government intervention in the UK. चूंकि स्कैंडल्स हुए इसलिए गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया in the form of commissions on standard of behavior, each producing its code of conduct. नहीं तो गवर्नमेंट को क्या पड़ेगी कि कंपनीज के मामलात में अड़ंगा डाल से। ठीक है जी, तो ये 3 रीजंस, ये 3 नतीजे निकले एक्सटेंसिव अब्यूज करने के। नाउ डेफिनेशंस, ये आपने खुद से गो थ्रू करना है, हमने उसको अच्छे से समझ लिया ऑलरेडी कि इंटेग्रिटी मतलब क्या, अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या, इंडिपेंडेंस मतलब क्या, ठीक है, देन गुड मैनेजमेंट मतलब क्या। नाउ पर्सपेक्टिव्स ऑफ
गवर्नेंस के 3 पर्सपेक्टिव्स हैं। नंबर 1, फ्रॉम ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ओनर बोलते हैं ऐसा चलाओ ऐसा चलाओ ऐसा चलाओ। फ्रॉम मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, मैनेजमेंट बोलती है ऐसा चलेगा ऐसा चलेगा ऐसा चलेगा। तो इन दोनों में फर्क क्यों है? ओनर का पर्सपेक्टिव क्या है, मैनेजमेंट का पर्सपेक्टिव क्या है? बिलाल, हु इज द ओनर? ओनर कौन है? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर का क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है कंपनी चलाने का? प्रॉफिट अर्न करना, मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट, या कि भाई मेरा वेल्थ मैक्सिमाइज होना चाहिए, मैक्सिमाइज माय वेल्थ। और जो भी चीज इसके वेल्थ को मैक्सिमाइज कर रही होगी, शेयर होल्डर बोलेगा यस यस गो अहेड। और जो चीज इसके वेल्थ को मैक्सिमाइज नहीं कर रही होगी वो बोलेगा नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये ओनर का पर्सपेक्टिव है। वेयरएज मैनेजमेंट का क्या पर्सपेक्टिव है? मैनेजमेंट क्या चाहेगी? मैनेजमेंट बहुत सारी चीजें चाहेगी। मैनेजमेंट चाहेगी कि इजी काम हो, मैनेजमेंट चाहेगी कि भाई मेरा फायदा हो, यानी मेरा बोनस, मेरी सैलरी। ठीक है, फिर मैनेजमेंट ये चाह सकती है कि भाई मैक्सिमाइज अगर हम सिर्फ ये करते रहेंगे तो ओवरऑल बिजनेस का एक पर्पस भी तो है, सिर्फ इनका वेल्थ इंक्रीज करने तो हम नहीं बैठे ना। हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं, सर्विस बनाते हैं, कस्टमर्स को भी हमें सेटिस्फाई करना है। तो मैनेजमेंट ओवरऑल कंपनी की देखभाल कर रही है, उसको बेहतर पता है कि भाई कंपनी को किस वक्त कहाँ किस चीज की जरूरत है। तो हो सकता है हर वक्त ये चीज पॉसिबल ना हो, तो वो थोड़ा सा दूसरा रास्ता ले। जो ओनर्स क्या बोलेंगे, नहीं नहीं ये सही नहीं है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मगर मैनेजमेंट को वो नजर आ रहा है कि भाई अभी दवा देनी जरूरी है, तो अभी ये करना जरूरी है। तो इसमें मैक्सिमाइज तो नहीं होगा वेल्थ, मगर अभी फिलहाल कंपनी की बेहतरी में यही चीज आ रही है, राइट? तो इस तरह से दोनों में क्लैश आ सकता है ना। एजेंसी कॉन्सेप्ट, एजेंसी कॉन्सेप्ट जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपके जो डायरेक्टर्स होते हैं वो एजेंट्स होते हैं, किसके? शेयर होल्डर्स के भी और कंपनी के भी। ठीक है, तो इसको आपने देख लेना है, एजेंसी कॉन्सेप्ट। स्टीवर्डशिप थ्योरी, moreover management of an organization as the stewards of its assets charged with their employment and deployment in ways consistent with the overall strategy of the organization. With this approach, power is seen to be vested in the stewards, that is the executive managers. अच्छा, अब इसमें हो क्या रहा है? स्टीवर्ड्स का क्या मतलब है? एक तो हो गया एजेंसी रिलेशनशिप, ठीक है, एजेंट है डायरेक्टर, प्लस स्टीवर्ड भी है। स्टीवर्ड यानी कि वो अभी फिल वक्त भले ओन नहीं कर रहा एसेट्स को, मगर उसके कंट्रोल में है, सब कुछ उसके कंट्रोल में। किसके कंट्रोल में है भाई? एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स, या जो वहां पे डायरेक्टर्स काम करते हैं। तो बेसिकली उनके कंट्रोल में क्या क्या चीजें हैं? एसेट्स भी उनके कंट्रोल में, एम्प्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट, किसी को निकालना, किसी को रखना, ये सब उनके हाथ में। कोई स्ट्रैटेजी बनाना, कोई स्ट्रैटेजी पर इम्प्लीमेंटेशन करना या नहीं करना। सो दैट इज द स्टीवर्डशिप। एंड स्टीवर्डशिप थ्योरी और क्या बताती है, जरा ये पढ़िए यहाँ से। अदर इंटरेस्ट, Other interest group take little or no part in the running of company and receive relevant information, view establishment reporting mechanisms, audit accounts, annual reports, etc. Technically, shareholders or members owners have the right to dismiss their stewards of they are dissatisfied by their strategy view a vote of an annual general meeting. क्या कह रहे हैं? Alright, other interest groups take little or no part in the running of the company and receive relevant information via established reporting mechanisms. Like for example, कंपनी है, कंपनी के मामलात में इंटरेस्ट लेने वाले लोग बहुत सारे हैं,
जिन्हें क्या कहते हैं? स्टेक होल्डर्स। जिन्हें क्या कहते हैं बिलाल? स्टेक होल्डर्स। बहुत सारे लोग हैं जो कंपनी में स्टेक लगाते हैं, स्टेक रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं। तो उनमें से सबसे पहला कौन है? शेयर होल्डर। दूसरा कौन है? मैनेजमेंट। तीसरा कौन है? बैंक्स। चौथा कौन है? कस्टमर्स। पांचवा कौन है? सप्लायर्स। तो ये सब वो लोग हैं कि जिनका कंपनी में इंटरेस्ट है। छठे कौन है? एम्प्लॉइज। सबका कंपनी से लेना देना है, इंटरेस्ट है। तो कहा जा रहा है अदर इंटरेस्ट ग्रुप्स टेक लिटिल और नो पार्ट इन द रनिंग ऑफ द कंपनी। जैसे कि गवर्नमेंट, इसका बहुत कम इंटरेस्ट है कि कंपनी कैसे चल रही है, क्या चल रही है, उसको कोई लेना देना नहीं। अब आप देखिए यहाँ कराची शहर में कितने सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, कितने सारे बिजनेसेस हैं। क्या गवर्नमेंट हर एक में इंटरेस्टेड है? नो। तो गवर्नमेंट सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स या बड़ी कंपनीज में इंटरेस्टेड है जिनकी बहुत ज्यादा मुनाफे आ रहे हैं, जिनसे बहुत ज्यादा टैक्स लेना है। सो क्या किया जाता है कि जो गवर्नमेंट है, इसका मतलब ये है कि वो दूसरी कंपनी से अनअवेयर है? नो, वो इंटरेस्टेड है, मगर वो क्या करती है? वो ऑडिटर से ले लेती है रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट देख लेती है, इधर उधर से पता कर लेती है, बहुत ज्यादा उसमें घुसती नहीं। मैं एग्जांपल दे, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं घुसते। इसी तरह इंटरेस्ट ग्रुप्स में हो सकता है कुछ एम्प्लॉइज हों कि जो बस अपने काम से काम रखें और बहुत ज्यादा कंपनी के मामलात में दखल ना दें। सो दिस इज पॉसिबल। टेक्निकली शेयर होल्डर्स और मेंबर्स ओनर्स हैव द राइट टू डिसमिस देयर स्टीवर्ड्स। टेक्निकली शेयर होल्डर्स के पास पूरा इख्तियार है कि वो डायरेक्टर्स को डिसमिस कर दें, वो बोले जाओ तुम्हारी नौकरी से हम तुम्हें निकाल रहे हैं, क्योंकि वो ओनर्स हैं। इफ दे आर डिससैटिस्फाइड बाय देयर स्टीवर्डशिप वाया अ वोट एट एनुअल जनरल मीटिंग। वोट देकर वो जनरल मीटिंग में स्टीवर्ड्स जो बने बैठेंगे, जो कंट्रोल कर रहे हैं कंपनी के एसेट्स को, कंपनी के गवर्नेंस को, उन्हें वो क्या कर सकते हैं? निकाल सकते। नेक्स्ट, एजेंसी थ्योरी। अगेन एजेंसी थ्योरी में नहीं देख रही। स्टेक होल्डर थ्योरी, अभी अभी हमने देखा बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, सबका इंटरेस्ट होता है कंपनी में, किसी का ज्यादा किसी का कम, तो लोग इंटरेस्ट लेते हैं। नेक्स्ट, गवर्नेंस प्रिंसिपल्स। गवर्न करने के कुछ उसूल है, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, और वो क्या है? नंबर 1, टू मिनिमाइज रिस्क। नंबर 2, टू इंश्योर अडहेरेंस to and satisfaction of the strategic objectives. Adherence to what? Adherence मतलब मानना। क्या चीज माने? जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनी है, भाई आप उसे फुलफिल करते नजर आओ ना। अगर हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि भाई हमें F1 पढ़ना है, तो मैं F1 पढ़ाती भी नजर आऊँ ना कि मैं F8 का सिलेबस खोल के बैठ जाऊँ। ठीक है जी। Then, to fulfill responsibilities to all stakeholders and minimize potential conflicts of interest. ये आप समझाइए पॉइंट नंबर C। ये कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर होल्डर्स की पूरी करना और उनके दरमियान जो इंटरेस्ट के ऊपर लड़ाई हो जाती है उनको सॉर्ट आउट करना। राइट, उनको मिनिमाइज करना। अब चूंकि देखो कितने सारे स्टेक होल्डर्स गिनवा दिए, 6 स्टेक होल्डर्स हैं। शेयर होल्डर, और कह रहे हैं कि इस तरीके से कस्टम, ट्रीट करें कि वो फेयरली ट्रीट हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। कितने सारे स्टेक होल्डर्स हो गए? शेयर होल्डर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज, कस्टमर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, बैंक्स। अब ये इतने सारे स्टेक होल्डर्स हैं, हर कोई अपने मफाद के लिए सोच रहा है। तो जब हर कोई अपने मफाद के लिए सोच रहा है, ये बोल रहे हैं रास्ते ए पर चलो, रोड ए पर चलो, ये बोल रहे हैं नहीं 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 रोड बी पर चलो, तीसरा बोल रहे नहीं रोड सी पर चलो, चौथा बोल रहे नहीं नहीं यू टर्न लो, पांचवा बोल रहे नहीं दाएं लो, छठा बोल रहे नहीं बाएं जाओ, ठीक है, सातवां बोल रहे सीधा जाओ। तो सब कोई अपने अपने रास्ते, अपनी अपनी स्ट्रेटजीज बता रहे। तो अब इन सबको एक पेज पर लाना, कंपनी के भी ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखते हुए, सबके इंटरेस्ट को एक पेज पर लाते हुए, सबका ख्याल रखते हुए हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी हो।
और अगर हम ऐसा नहीं कर सके इट विल बी अ बिग फेलियर. नेक्स्ट, टू एस्टैब्लिश क्लियर अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी हम जवाबदेही किसको हैं. To maintain the independence and bias line, to provide accurate and timely reporting of trustworthy, independent financial and operational data, to encourage more proactive involvement of owners and members. Members को involve करें मामलात में और मतलब मैनेजमेंट में, यानी कि ओनर्स को बताएं कि ये काम हो रहा है, उनको भी बोले कि आए आप भी दिलचस्पी दिखाएं, आप भी हमारी हेल्प करें. To promote integrity, that is straightforward dealing and completeness. इंटेग्रिटी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड डीलिंग एंड कंप्लीटनेस. ये याद रखिए, ये दो फीचर्स हैं जो यूजुअली इंटेग्रिटी में दिखाए जाते हैं या बताए जाते हैं. ऑलराइट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल्स एंड रूल्स. प्रिंसिपल्स और रूल्स में क्या फर्क है बिलाल. रूल्स जो होते हैं वो बनाए जाते हैं. रूल्स पता नहीं क्या सर. प्रिंसिपल्स भी बनाए जाते हैं. फिर पता नहीं क्या फर्क है. ओके, प्रिंसिपल्स उसूल होते हैं. ठीक है, उसूल मतलब कि स्पेसिफिकली आपको नहीं बताया जाएगा कि बिलाल ये पेन उठाकर यहाँ पर दाएं अपने लैपटॉप के दाएं तरफ रख दो. स्पेसिफिकली नहीं बताया जाएगा. यस, रूल में स्पेसिफिकली बताया जाएगा कि बिलाल अपने पेन को अपने लैपटॉप के दाएं तरफ रख दो. ये रूल है. प्रिंसिपल क्या है. प्रिंसिपल ये है कि आपको एग्जाम में अनाउंसमेंट होती है कि आपके पास कोई एक्स्ट्रा पेपर नहीं होना चाहिए, कोई चिट्स नहीं होनी चाहिए, आपके पास मोबाइल नहीं होना चाहिए. ये सब क्या हो गए, ये उन्होंने आपको पहले बता दिया कि भाई आप चीटिंग नहीं करेंगे. एग्जाम में चीटिंग इज नॉट अलाउड. ठीक है, इट इज अनएथिकल एंड मोर ओवर आपका जो मेंबरशिप है, आपके जो ACCA का पूरा ये जर्नी है, ये पूरी जर्नी तबाह बर्बाद हो जाएगी. आपके नाम के आगे एक करप्शन के खाते में आपका नाम आ जाएगा. सो नो चीटिंग इज अलाउड. अब नो चीटिंग में तमाम चीजें आ जाती हैं कि ना चिट्स लेकर जाओ, ना क्या मोबाइल लेकर जाओ, ना इधर उधर खुसुड़ खुसुड़ करो, चुपचाप से अपने पेपर पर ध्यान दो, टाइम पे पेपर खत्म करो, एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेना. ठीक है, बुक्स नहीं लेके जाओगे आप, टेक्स्ट बुक नहीं लेके जाओगे, कॉपी अपनी कोई नहीं लेके जाओगे, नोट्स नहीं लेकर जाओगे, हाथों पर लिख कर नहीं जाओगे. तो नो चीटिंग में ये ऑब्वियस है कि ये सारी चीजें, कोई भी अनएथिकल मेथड शुड नॉट बी यूज ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. ठीक है, उसमें तमाम अनएथिकल चीजें आ गई. ये रूल नहीं है, ये प्रिंसिपल बता दिया. ये क्या बताया है, प्रिंसिपल बता दिया. अब प्रिंसिपल में तमाम चीजें शामिल हो जाती हैं, हत्ता कि ये भी कि आपने अपने सॉक्स पे कुछ लिखकर आप ले गए हो या कुछ छुपा के ले गए हो, जूतों में कुछ लिखकर या छुपा कर ले गए हो, कोई नोट्स वगैरह, कोई डेफिनेशन, कोई फॉर्मूला. तो ये सारे अनएथिकल मेथड्स में फॉलो जाएंगे. दैट इज प्रिंसिपल बेस्ड. दैट इज प्रिंसिपल बेस्ड. प्रिंसिपल झूठ नहीं बोलना. प्रिंसिपल अपने सारे मामलात को डिस्क्लोज करना. ठीक है, ये प्रिंसिपल है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी आपकी कंपनी के फाइनेंस रिलेटेड मामला हो या कोई ऐसे मामला हो जो आपको लगता हो कि शेयर होल्डर को बताना बहुत अहम है, उसको ये बात मालूम होनी चाहिए, तो आप काइंडली डिस्क्लोज करेंगे. दैट इज अ प्रिंसिपल. एक एक रूल नहीं एक एक इसमें डिफाइन नहीं किया गया स्पेसिफिकली कि बेटा अगर आग लग जाए फैक्ट्री में तो डिस्क्लोज करना, बेटा अगर चोरी हो जाए तो डिस्क्लोज करना, बेटा अगर कोई फ्रॉड हो जाए तो मेंशन करना, बेटा अगर कोई बैंक ने कोई आपका अकाउंट बंद कर दिया है, सीज कर दिया है, तो बेटा डिक्लेयर करना. एक एक बात नहीं बताई जा रही, बस आपको बोला जा रहा है डिस्क्लोज ऑल द मैटर्स दैट यू थिंक आर इम्पोर्टेंट फॉर द नो हाउ, फॉर द नॉलेज ऑफ द स्टेक होल्डर, ऑफ द शेयर होल्डर. खत्म बात. So this is the difference between principle and rules. I hope it's clear. आगे बढ़ते हैं.
डेवलपमेंट्स इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, पढ़िए। Good corporate governance involves risk management and internal control, accountability to shareholders and other shareholders, and conducting business in ethical and effective way. तो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या मतलब है? कोई भी अगर आपको बोले गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है, तो उसमें रिस्क मैनेज किया जाता है, उसमें इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं, उसमें अकाउंटेबिलिटी का एक एहसास होता है कि हम जवाब दें। देन कंडक्टिंग बिजनेस इन एथिकल एंड इफेक्टिव वे, एथिकली भी कंडक्ट करना है, इफेक्टिवली भी कंडक्ट करना है। ये 4 इंग्रेडिएंट्स जहां भी मिल जाएंगे उसे क्या कहेंगे? कॉर्पोरेट गुड गवर्नेंस। Now the driving forces of governance development. Driving force क्या है? Number 1, increasing internationalization and globalization. इंटरनेशनलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जितना भी करोगे, मतलब बाहर से इन्वेस्टर आ रहे हैं आपकी कंट्री में, आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स। डोमेस्टिक को आप अलग ट्रीटमेंट दे रहे हो, फॉरेन को अलग ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो ये मतलब जाहिर है आप जिसके जितने शेयर्स हैं आपको उस हिसाब से करना होगा। इश्यूज कंसर्निंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किस तरह से होगी? Characteristics of individual countries may have significant influence. Definitely अगर अमेरिकन इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो ज्यादा डोमिनेंट होंगे, ना कि बांग्लादेश से किसी ने इन्वेस्ट किया है तो उनकी क्या मतलब औकात है ना। तो जिस भी कंट्री से स्टेक होल्डर आपके पास आ रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है आपकी कंपनी में, तो वो भी मैटर करता है कि वो कहाँ से आ रहा है, क्योंकि वो चाहते ना चाहते हुए कोई थोड़ा बहुत अनड्यू प्रेशर आता ही आता है। An increasing number of high-profile corporate scandals. जाहिर है कॉर्पोरेट स्कैंडल्स हाई-फाई वाले जब बढ़ेंगे तो क्या होगा? कोलैप्स हो जाएगी कंपनी। तो ये सारी चीजों के लिए हमें क्या बताया जा रहा है कि भाई आप लोग ख्याल रखिए, ये ड्राइविंग फोर्सेस हैं कि जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया कि भाई हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लागू करना है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करवाना है। क्यों? क्योंकि ये सारी रीजन। फीचर्स क्या है? पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फीचर्स हैं। पुअर, तो नंबर 1, डोमिनेशन बाय सिंगल इंडिविजुअल, एक ही बॉस बना फिर रहा है, उसका ही हुक्म चल रहा है, दैट इज पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोर्ड, बोर्ड को इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा, बोर्ड की रजामंदी शामिल नहीं है, विच इज अ साइन दैट देयर इज पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देन लैक ऑफ एडिक्वेट कंट्रोल फंक्शन, देन लैक ऑफ सुपरविजन, लैक ऑफ इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी। इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी का क्या मतलब है बिलाल? पता नहीं। इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी का मतलब है, स्क्रूटनी मतलब नजर रखना, स्क्रूटनी मतलब नजर रखना, सुपरवाइज करना, ठीक है, बारीक बीनी से देखना, बारीक बीनी से नजर रखना किसी पे, और इंडिपेंडेंटली यानी किसी के कहने पर नहीं, अनबायस्ड, किसी प्रेशर में नहीं, अनबायस्ड, ठीक है, किसी फेवरिज्म करने के लिए नहीं, अनबायस्ड होगी। जस्ट बिकॉज मेरा और आपका पर्सनल लेवल पे कोई खड्डा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको पढ़ाते हुए आपके साथ मतलब गलत सलत पढ़ाऊंगी या आपको ज्यादा डांट डपट करूंगी या आपको टॉर्चर करूंगी। तो इस ऐसा हो सकता है कि डायरेक्टर्स का आपस में कोई खड्डा हो, पर्सनल कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को बड़ी कड़ी नजर रख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। तो इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी का यही मतलब है कि आप कंपनी की बेहतरी के लिए बारीक बीनी से सुपरवाइज करेंगे एंड चेक एंड बैलेंस रखेंगे। लैक ऑफ कॉन्टैक्ट विद शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर से आप कॉन्टैक्ट में ही नहीं है, ना उनके राइट्स को अहमियत दे रहे हैं, ना उनसे वोटिंग करवा रहे हैं, ना उनको डिस्क्लोज कर रहे हैं मामला, ना उनको सेम पेज पे रख रहे हैं। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि जिसकी वजह से पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो रही है। एम्फसिस ऑन शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, शॉर्ट टर्म सोचा जा रहा है कि आज के दिन 10,000 रुपए कैसे कमाए जाए, और उसके लिए जो उन्हें समझ आ रहा है वो सब हथकंडे अपना रहे हैं, और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को इग्नोर कर रहे हैं।
देन मिसलीडिंग अकाउंट्स एंड इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग है, स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए गए, जानबूझ के मैनिपुलेट किया गया. So these are all what? These are all signs of poor corporate governance. Risks of poor corporate governance, कि अगर आप poor corporate governance करेंगे तो उसमें मसला क्या क्या हो सकता है. मसला ये हो सकता है कि सबसे पहले तो बड़ा नुकसान कंपनी का, बैंक्रप्सी, सीरियस रेगुलेटरी ब्रीचेस, क्या गवर्नमेंट के खिलाफ चले गए, गवर्नमेंट के किसी कानून को फॉलो नहीं किया, तो ये सब हो सकता है. रोल ऑफ द बोर्ड, बोर्ड का इसमें रोल क्या है या किरदार क्या है, पढ़िए. The board should be responsible for taking major policy and strategic decisions. Directors should have a mix of skills and the performance should be assessed regularly. Appointment should be conducted by formal procedures administered by a nomination committee. क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि बोर्ड जो है रिस्पॉन्सिबल है पॉलिसीज बनाने का और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने का, और डायरेक्टर जो है वो स्किल्स मिक्स होने चाहिए उनके, और उनकी परफॉर्मेंस को रेगुलरली चेक करना चाहिए, और अपॉइंटमेंट जो है वो फॉर्मल प्रोसीजर के तहत जो है करनी चाहिए वो नॉमिनेशन कमेटी. The board should be responsible for taking major policy and strategic decisions. ये सबसे पहला रोल है. दूसरा रोल है कि उनके पास भाई मिक्स स्किल्स होने चाहिए ताकि वो परफॉर्मेंस को अपने असेस कर सके रेगुलरली. और प्लस being a director you have to be an all rounder because you're a leader, right? So you should know most of the skills that are being exercised in your company. Number 3, appointments should be conducted by formal procedures administered by a nomination committee. क्या कह रहे हैं कि डायरेक्टर्स की जो अपॉइंटमेंट है, उनकी हायरिंग है, वो इसके लिए एक नॉमिनेशन कमेटी बिठानी चाहिए, वो हायरिंग करे ताकि वो डिजर्विंग कैंडिडेट को हायर. ओके, दैट इज द रोल ऑफ द बोर्ड. ऑलराइट, मजीद कुछ रोल्स हैं बोर्ड के जो कि बहुत आसान है, आप देख सकते हैं. डिफाइन पर्पस ऑफ द कंपनी, डिफाइन वैल्यूज ऑफ द कंपनी, आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स, develop a strategy combining these factors, ensure implementation of this strategy. ये सारे मामलात रोल्स हैं इसके बोर्ड के. ऑलराइट, रोल ऑफ द चेयरमैन, रोल ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव, रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी. भाई ये कौन लोग हैं फिलहाल? चेयरमैन कौन होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव कौन होता है, कंपनी सेक्रेटरी कौन होता है, बताइए. चेयरमैन तो मेरा ख्याल है ऑनर होता है, लीडर बोर्ड का. बोर्ड का लीडर होता है और वो बेसिकली बोर्ड मीटिंग्स को लीड करता है, ये उसका काम. ठीक है, कि उसको हर मीटिंग की स्कोप चेक करना है, हर मीटिंग में उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी उस मीटिंग को कंडक्ट करना है. क्योंकि जाहिर है बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, 10 12 हैं, 15 हैं, तो चेयरमैन इंश्योर करते हैं कि भाई लड़ाई ना हो और फिर मुद्दे पे बात हो, और फिर मुद्दे पे जो बात हो रही है वो किस वजह से हो रही है, वो कोई जाहिर है किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए हो रही है, तो वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकले. तो दैट इज द पर्पस और रोल ऑफ द चेयरमैन. चीफ एग्जीक्यूटिव का क्या रोल है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, इज द लीडर ऑफ द एग्जीक्यूटिव टीम एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इसका क्या काम है? बीइंग अ लीडर, इसका काम है कि भाई अपनी टीम को लेकर चलना, प्लस डे टू डे ऑपरेशंस में ये एक्टिवली इन्वॉल्व है सीईओ. ये रोज बता रहे हैं कि अच्छा ये चैलेंजेस आ रहे हैं, इसको कैसे करना है, ये कैसे करना है, ये काम करना है, ये रिपोर्ट चाहिए, वो रिपोर्ट चाहिए, अब हमें ये करना है, अब हमें इतना प्रोड्यूस करना चाहिए, अब हमें फलाना जगह लॉन्च करना है प्रोडक्ट. ये सब सीईओ कर रहा है. ठीक है जी, सीईओ आप कह लेंगे ये मतलब मैक्सिमम ये काम कर रहा होता है, ये मतलब काम वाला एक्शन मैन होता है. इसको अगर हम लेमैन लैंग्वेज में, ही इज द एक्शन मैन, ही इज इनटू द एक्शन. ये सारी तकलीफें, प्रेशर, स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट्स, रेजोल्यूशन, ये सारी चीजें ये अपने ऊपर लेकर जिम्मेदारी से आगे लेकर चल रहे हैं. कंपनी को बड़ा बोझ होता है इसके ऊपर. हमें लगता है इसके नाम से बड़ा वो सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, दूर से बच्चों को लग रहा होता है कि पता नहीं क्या है, हमें इतनी बड़ी पोस्ट है ये वो. और सही बताऊं, ये गधों वाली पोस्ट है. इसलिए गधा बोला कि गधे को बहुत मेहनत करनी पड़ती है.
तो इसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये बच नहीं सकता। ये अगर उस कुर्सी पे बैठा है तो उस कुर्सी पे बैठ के वो सिर्फ ठंडे एसी वाले कमरे में नहीं बैठा, इसको असल काम करना होता है। ये दरअसल इंजन होता है पूरी की पूरी ट्रेन का। इसके अंदर कोयला डाल के कोयले को आग में जलाया जा रहा होता है ताकि पावर निकले और पूरे सारे डब्बे जो ट्रेन के है ना वो खिंचे चले। तो ज्यादा पावर और ज्यादा दिमाग और ज्यादा मेहनत उस इंजन की होती है। पीछे डब्बे क्या है, उनको तो धक्का लग रहा है, उनको तो मोशन मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है आगे से, तब जाके वो हिल रहे हैं। उनकी खुद की तो कोई है ही नहीं, कोई एनर्जी नहीं है, कोई पावर नहीं है, कोई इंजन नहीं है। तो सीईओ बेसिकली पूरी कंपनी का इंजन है, बाकी सब डब्बे हैं, बाकी सब एम्प्लॉइज हैं, हैंड्स हैं। ही इज द ब्रेन। तो ये सबसे ज्यादा मेहनत रिक्वायर्ड है इस काम के लिए, एंड ऑल्सो स्किल्स, कैपेबिलिटीज। ऑलराइट, नेक्स्ट, रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी कौन है? कंपनी सेक्रेटरी इज बेसिकली द चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर, जिसे CAO भी कहते हैं, and is appointed by company's directors. कंपनी के डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। He or she is legally responsible for acting on the company's behalf to undertake specific requirements which are written to the Companies Act. Basically कंपनी सेक्रेटरी का काम क्या है कि तमाम लीगैलिटीज को इंश्योर करना कि कंपनी कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही। लीगैलिटीज यानी कि गवर्नमेंट ने जो रूल्स दिए हैं, फ्रेमवर्क दिया है, IASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो दिए गए हैं IASB की तरफ से, तो ये सारे ये मेक श्योर करते हैं कि भाई हमारी सारी लीगैलिटीज कंपनी फॉलो कर रही है, कंप्लाई कर रही है, नहीं कर रही। क्योंकि अगर एक भी मिस हो गया, एक भी कंपनी ने कानून तोड़ा या उसको फुलफिल नहीं किया, टैक्स टाइम पे नहीं दिया, टैक्स का रेट गलत हो गया या फिर रिपोर्टिंग गलत हो गई, कुछ भी गलत हुआ, तो कंपनी सेक्रेटरी जिम्मेदार है। और आपको पता है कि कितनी बड़ी पेनल्टी लगती है कंपनीज पे अगर वो एक भी गवर्नमेंट कानून रूल कंप्लाई करना भूल जाए या गलती से ना कर पाए, तो उनके ऊपर बहुत बड़ी पेनल्टी लगती है। देयरफॉर दिस पोस्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंपनी सेक्रेटरी का, कि जिसमें इसको बहुत ध्यान रखना होता है कि भाई कंपनी एक्ट के मुताबिक तमाम चीजें हो रही हो, गवर्नमेंट ने जो एक कायदा खुदिया दिया हुआ है उस हिसाब से कॉर्पोरेट गवर्नेंस चल रही हो, मोर ओवर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिपोर्टिंग वगैरह भी उस हिसाब से हो रही हो, एंड टैक्स वगैरह की पेमेंट भी हो रही हो। तो ये सारे काम इसके हैं कंपनी सेक्रेटरी। एट्रीब्यूट्स ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स के क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए भाई? ये तो मतलब रोजमर्रा के काम देख रहे होते हैं, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हैं। और कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं कि जिन्हें नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कहा जाते हैं, NEDs। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन EDs एंड NEDs, बिलाल? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वो होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, और एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो बाहर से आते नहीं नहीं नहीं, नहीं, उल्टा बोल दिया तुमने। हैं। तो नॉन एग्जीक्यूटिव बाहर से आते हैं और एग्जीक्यूटिव अंदर काम करते हैं। जी, एग्जेक्टिव अंदर काम कर रहे होते हैं, डेली बेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। NEDs बाहर से आते हैं, वंस इन अ ईयर, मे बी वंस इन 6 मंथ्स, जस्ट एक नजर रखने के लिए। ये लोग बहुत एक्सपीरियंस लोग होते हैं, सीनियर्स होते हैं ज्यादातर। ठीक है, नेक्स्ट, नॉमिनेशन कमेटी। आपको नॉमिनेशन कमेटी चाहिए ताकि आप नॉमिनेट कर सकें कौन ED बनेगा, कौन NED बनेगा, डायरेक्टर्स कहाँ आएंगे नहीं आएंगे, किनको हायर करना है, किनको फायर करना है। Possession of necessary information, performance of the board, increased accountability and responsibility, division of responsibilities। ठीक है, NEDs ये सब आपने डिटेल में खुद से पढ़ लेना है, क्योंकि ये सब हम अपने थ्रू आउट F1 हम ये काफी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या रोल्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। ओके, और कोई बात ना समझ आए तो यू कैन जस्ट आस्क। रेम्यूनरेशन, नॉमिनेशन, ऑडिट एंड रिस्क कमिटीज। अच्छा, जो कमिटीज बिठाई जाती है ना, यूजुअली एक्सपेक्ट की जाती है कि हर कंपनी ये 4-5 कमिटीज तो होगी। तो उसमें सबसे पहला है रेम्यूनरेशन कमिटी। रेम्यूनरेशन कमिटी मतलब सैलरीज, डायरेक्टर्स की सैलरीज क्या हो। अब डायरेक्टर खुद तो डिसाइड नहीं करेंगे ना बैठ के, अगर वो खुद डिसाइड कर लेगा तो वो तो चीटिंग भी कर सकता है, वो तो अनबायस्ड, वो तो बायस्ड भी हो सकता है कि भाई मुझे 50,000 तो मिलने ही चाहिए। तो रेम्यूनरेशन कमेटी लिहाजा बैठानी चाहिए, और वो रेम्यूनरेशन कमेटी
सेपरेट बॉडी होगी, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स होंगे, वो डिसाइड करेंगे कि डायरेक्टर्स को किसको क्या पे मिलनी चाहिए, ईडी को क्या मिलनी चाहिए, एनईडी को क्या मिलनी चाहिए, सीईओ को क्या मिलनी चाहिए, कंपनी सेक्रेटरी को क्या मिलनी चाहिए, ये सब वो डिसाइड करेंगे। नॉमिनेशन कमेटी नॉमिनेट करेगी कि भाई इस साल का चेयरमैन कौन बनेगा। ऑडिट कमेटी, जाहिर है ऑडिट भी चल रहा है, वो भी एक इंडिपेंडेंट काम है जो करना जरूरी है। रिस्क कमेटी, भाई रिस्क कितना है फलाने काम करने में, कोविड आ गया है, कितना रिस्क है कि अगर हम खोलें ऑन साइट खोलें या ऑनलाइन पे चले जाएं, क्या रिस्क है, तो रिस्क कमेटी। तो ये 4-5 कमिटीज बॉडीज ऐसी होनी चाहिए जो इंडिपेंडेंटली काम कर रही हो, जिसमें फिर किसी को भी कोई मसला नहीं हो ना। अब जैसे कि अगर हमारे यहाँ पे 3 डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, और हम डायरेक्टर्स आपस में ये तय करें कि भाई मुझे तो 80,000 चाहिए, ठीक है, मुझे 80,000 सैलरी चाहिए, दूसरा बोले नहीं मुझे तो 1 लाख चाहिए, चौथा बोले कि भाई मुझे तो 1,20,000 चाहिए, तो भाई अब किसकी माने। मतलब आपस में दिल में बैर आ सकती है ना कि नहीं वो ज्यादा ले रहे हैं, उसका बनता नहीं है, और वो इतना ले रहे हैं और काम नहीं कर रहे। मतलब समझ रहे हो बात को। सो ओवर देयर विल बी सम कॉन्फ्लिक्ट्स, देयर विल बी, दिल में बातें आ जाएंगी, मोर ओवर सब बोलेंगे दिस इज नॉट फेयर, उसने ये सैलरी आप उसको दे रहे हो, मुझे ये दे रहे हो, ज्यादा काम तो मैं करता हूँ। तो इट्स बेटर कि इंडिपेंडेंट कमिटीज बना दी जाए ताकि बचकानी हरकतों से और बचकानी झगड़ों से हम निकल आए, क्योंकि कंपनी इज नॉट अ जोक, कंपनी बड़े लेवल पे काम कर रही है, तो लिहाजा इसको हमने थोड़ा ग्रो अप होके बीइंग एन अडल्ट हमें इसको डील करने और लेकर चलने। सो दैट इज व्हाई द कमिटीज आर मेड। स्टैंडिंग कमेटी किसे कहते हैं, जरा पढ़िए। The term standing committee refers to any committee that is permanent feature within the organization. ठीक है जी, यानी कि स्टैंडिंग कमेटी उसे कहते हैं कि वो कमिटीज की ये परमानेंट फीचर है एक ऑर्गेनाइजेशन का, इनके पास तो ये कमिटी सारा साल और हर वक्त ही होती है ये कमिटीज, ऐसा नहीं कि ये वक्ती तौर पे बनाई जा रही है और फिर इसको खत्म कर दिया जा रहा है, डिसॉल्व कर दिया जा रहा है, तो नो दिस इज नॉट द केस। अच्छा, फिर हर कमेटी के कुछ रोल्स वगैरह बताए गए हैं, इसको आपने देख लेना है। रिपोर्टिंग ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जब आप कर रहे हो तो उसके लिए एनुअल रिपोर्ट्स भी तो तैयार करोगे ना, गवर्नमेंट को बताओगे कि हमने इस साल कैसे कैसे कंपनी चलाई, क्या क्या हुआ, कोई मेजर डिस्क्लोजर है तो वो बताना है, कोई मेजर रिस्क आ गया तो वो बताना है, क्या क्या आपने स्टेप्स लिए, कंट्रोल्स लगाए, आपकी कंपनी गोइंग कंसर्न है कि नहीं है, स्टेक होल्डर्स के साथ आपका क्या रिश्ता है, रिलेशनशिप है, किस तरह चल रहा है, आपने कितने गवर्नेंस रेगुलेशंस और कोड्स के साथ कंप्लाई किया है या माना है। सो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स में नरेटिव स्टेटमेंट एक चाहिए होता है और दूसरा अ स्टेटमेंट वेदर और नॉट दे कंप्लाइड थ्रू आउट द अकाउंटिंग पीरियड विद द प्रोविजन सेट आउट इन द यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड। तो नरेटिव स्टेटमेंट में क्या होगा कि हाउ दे हैव अप्लाइड द प्रिंसिपल्स, एंड दूसरे स्टेटमेंट में क्या होगा कि तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ आपने कंप्लाई किया है या नहीं। मोर ओवर ये सारे तमाम चीजें आपने गो थ्रू कर लेनी है कि ये एडिशनल फर्दर स्टेटमेंट्स जो होने चाहिए, जिसमें रेम्यूनरेशन ऑडिट, नॉमिनेशन कमेटी का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिलेशनशिप विद ऑडिटर्स, इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, डायलॉग विद शेयर होल्डर्स, स्टेटमेंट कंपनीज गोइंग कंसर्न, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट एंड ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल। देखो बेटा सीधी सी बात है, तुम सच्चे हो तो पूरे साल में हर दिन का हिसाब दो, खत्म बात। अगर तुम्हारे दिल में चोर नहीं है, अगर तुम इंटेग्रिटी पे मानते हो, अगर तुम अच्छे से काम कर रहे हो, अगर सब कुछ ठीक है, तो तुम पूरे साल का एक एक दिन का हिसाब दो। क्यों? क्योंकि तुम अकाउंटेबल। तो बस वही वही सारी बातें कि सारा रिपोर्टिंग करो, एक एक चीज, एक कदम भी उठाया तो रिपोर्टिंग करो, एक पैसा भी खर्च किया रिपोर्टिंग करो। देन CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए लिहाजा मैं इसको मजीद डिस्कस नहीं कर रही। इसमें कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, जिसमें प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी, रिएक्टिव स्ट्रैटेजी, डिफेंस स्ट्रैटेजी, अकोमोडेशन स्ट्रैटेजी। क्या है ये स्ट्रैटेजी, जरा इसको देखते हैं। प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी पढ़िए। A strategy which a business follows where it is prepared
to take full responsibility for its action. A company which discovers a fault in a product and recalls the product without being forced to before and any injury or damage is caused act as a proactive way. राइट, क्या समझ आई है इस बात से? ये कह रहे हैं कि यानी कि एक स्ट्रेटेजी जो कि बिजनेस लेता है अपना, जो भी वो एक्शन उस पर पूरा जिम्मेदार होता है, और जो है कोई अगर फॉल्ट निकल आए तो जो है उसको हल कर लेते हैं नुकसान से पहले। एग्जैक्टली, इसको कहते हैं प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी के आगे बढ़ के अगर उनको अपनी गलती पता चल गई है तो आगे बढ़ के उसको रोक लेना, उसको करेक्ट करना, उसको बता देना, उसको रेक्टिफाई करना। रिएक्टिव स्ट्रेटजी, This involves allowing a situation to continue unresolved until the public, government, or consumer groups find out about it. ये कह रहे हैं कि जो है इसके अंदर अगर कोई ऐसा चीज हो जाती है तो उसको चलते रहने देते हैं ये लोग, ताकि जब तक गवर्नमेंट या जो कंज्यूमर है वो जब तक उसको फाइन ना कर ले। This involves a situation of to continue unresolved until the public, government or consumer groups find it out. अब गलती पता चल गई है मगर कुछ नहीं कर रहे, बैठे हुए कि अच्छा कस्टमर की कंप्लेन आएगी तो कुछ करें, पब्लिक की कंप्लेन आएगी तो कुछ करें, कंज्यूमर ग्रुप्स की कंप्लेन आएगी तो कुछ करें, गवर्नमेंट कोई शिकायत करेगी तो देखा जाएगा, अभी चल रहे जैसे चल रहे। दैट इज रिएक्टिव स्ट्रेटजी। थर्ड, डिफेंस स्ट्रेटजी। This involves minimizing or attempting to avoid additional obligation arising from a particular problem. क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि इसमें ये कोशिश करते हैं कि जो है जो कम से कम कर सके और कोई जो है ऑब्लिगेशन ना अराइज हो उस मसले की वजह से। एग्जैक्टली, कह रहे हैं कि इसमें मतलब अवॉइड करना चाह रहे हैं, कोई भी जिम्मेदारी से बचना चाह रहे हैं कि अब प्रॉब्लम सामने आ गई है, हाईलाइट हो गई है, सो नाउ दे आर इन द डिफेंसिव मोड। डिफेंसिव मोड की अरे ये तो हमें पता ही नहीं था, ऐसा हो गया, ओहो यकीनन सप्लायर ने माल गलत दिया। समझ रहे, अपनी जिम्मेदारी को कम से कम करके किसी और चीज पे, एनवायरमेंट पे, हालात पे, सप्लायर पे इल्जाम लगा देना, ताकि अपनी जिम्मेदारी या अपनी सफाई में अपना डिफेंस मोड में चले जाना। नहीं 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 नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। होता है ना भाई बहनों की लड़ाई में अक्सर, मैंने कब मारा उसे, मैंने कब कहा कुछ ना। अकोमोडेशन स्ट्रैटेजी पढ़ी। This approach involves taking responsibility for actions probably when one of the following happens. Encouragement from social interest groups that a failure to act will result in a government intervention. इंटरवेंशन क्या कह रहे? ऑलराइट, अकोमोडेशन स्ट्रैटेजी में तब तक एक्शन नहीं लिया जाता जब तक उनको इन दोनों में से कोई बात का खतरा ना। पहला खतरा कि कोई इंटरेस्ट ग्रुप उनको जो है मोटिवेट करो कि भाई जुर्म कबूल कर लो, गलती बता दो तो बच जाओ। वो कहते हैं ना, पुलिस आती है तो पुलिस बोलती है अपना जुर्म मान लो तो तुम्हारी सजा कम हो जाए, बोलती है ना। तो दैट्स द थिंग कि यहाँ पे कोई कोई ग्रुप आके उनको इनकरेज कर रहे हैं कि अपनी गलती मान लो, सजा कम हो जाएगी, बचा लेंगे, सामने नहीं लेकर आएंगे, या कोई भी इंसेंटिव देंगे। या दूसरा ये कि अगर उसको डराया जा रहा है कि अगर तुम पकड़े गए ना, अगर हमने सबूत मिल गया तुम्हारे खिलाफ, तो फिर गवर्नमेंट ऐसा तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन देगी ना कि तुम्हारी सोच है कि फिर तुम्हें ऐसी सजा होगी ना कि तुम मतलब तुम्हारी सोच है। दैट इज अकोमोडेशन स्ट्रेटजी। ठीक है, कि कोई बाहर से एक्सटर्नली उनको कन्विंस कर रहा है कि मान लो अपनी गलती, नहीं तो पछताओगे। सो ये सारे हैं CSR के टाइप्स।
अच्छा, ये सारी चीजें आपने खुद से पढ़ लेनी है. इट्स ऑल रेपिटेटिव. एथिक्स, लॉ, गवर्नेंस एंड सोशल रिस्पांसिबिलिटी. अगेन इट्स अ ब्रीफ रिकैप कि एथिकल रिस्पांसिबिलिटी क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, सोशल रिस्पांसिबिलिटी क्या है, एथिक्स क्या है, ये सब आपने गो थ्रू करना है खुद से. ओके, यहाँ पे हमारा चैप्टर मुकम्मल होता है, कंप्लीट होता है. Alhamdulillah, we have completed all the topics and we have discussed everything almost. And जो हमने छोड़ा है वो चूंकि हमने पहले डिस्कस कर लिया इसलिए मैंने छुड़वाया है कि आप खुद से पढ़ लीजिएगा. ओके, एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? नो. राइट, क्या क्या